प्यारे बच्चों, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर सर और आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे आरोह भाग 2 के काव्य खंड में आपका निर्धारित पाठ है पतंग, जिसके रचयिता आलोक धनवा जी हैं। इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज की इस वीडियो में हम परिचर्चा करेंगे। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों का। आपका पहला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया की बात, प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो इसका उत्तर है, इस कविता में कवि ने प्राकृतिक वातावरण का सुंदर वर्णन किया है, जिसके कारण प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे नंबर 1, सवेरे का सूरज खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल दिखाई देता है। नंबर 2, शरद ऋतु के आगमन से उमस समाप्त हो जाती है। नंबर 3, शरद ऋतु अपनी साइकिल को तेज गति से चलाता हुआ आ रहा है। नंबर 4, वातावरण साफ तथा धुला हुआ सा लगता है। नंबर 5, धूप चमकीली होती है। नंबर 6, फूलों पर तितलियां मंडराने लगती हैं। इस प्रकार से सबसे तेज गई बौछारें भादो गया के बाद अर्थात भादो मास के जाने के पश्चात शरद ऋतु के आगमन के समय कवि ने निम्नलिखित परिवर्तन प्रकृति में होते हुए दिखाई दिए हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। पाठ से संबंधित आपका दूसरा प्रश्न है, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। तो इसका उत्तर है, कवि ने पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषण का प्रयोग किया है। वह इसके माध्यम से पतंग की विशेषता तथा बाल सुलभ चेष्टाओं को बताना चाहता है। बच्चे भी हल्के होते हैं, उनकी कल्पनाएं रंगीन होती हैं, वे अत्यंत कोमल व निश्चल मन के होते हैं। इसी तरह पतंगे भी रंग बिरंगी और हल्की होती हैं, वे आकाश में दूर तक जाती हैं। इन्हीं सब विशेषणों के प्रयोग से कवि पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी आप आशय लिख सकते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, बिंब स्पष्ट करें। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। तो इन पंक्तियों में आपको आए हुए बिंब को स्पष्ट करना है। तो देखिए, इन काव्य पंक्तियों में कवि ने निम्नलिखित स्थिर व गतिशील दृश्य बिंबों को उकेरा है। जैसे तेज बौछारें, तो आप देखते हैं जब बौछारें पड़ती हैं, जब वर्षा ऋतु की बूंदें पड़ती हैं तो वो गति करती हैं, तो गतिशील और दिखाई भी आपको पड़ती हैं, तो दृश्य बिंब। ठीक है, तो इसका क्या होगा, गतिशील दृश्य बिंब। आगे है सवेरा हुआ। सवेरा एक निश्चित प्रक्रिया है। प्रातःकाल और सूर्यास्त ये एक निश्चित प्रक्रिया है, तो यहाँ स्थिर दृश्य बिंब होगा। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यहाँ अगर आप देखेंगे तो इन पंक्तियों में गतिशील दृश्य बिंब है। ठीक है, पुलों को पार करते हुए, तो पुलों को पार कर रहा है तो यहाँ भी गति हो रही है, उसकी चाल है, तो गतिशील दृश्य बिंब होगा। घंटी बजाते हुए, देखिए घंटी बजना क्या है, श्रव्य है, जो आवाज़ सुनाई पड़ती है वो श्रव्य है, तो श्रव्य बिंब यहाँ होगा। आकाश को मुलायम बनाते हुए, अर्थात आकाश को मुलायमपन क्या होता है, स्पर्श करने से मुलायमपन का एहसास होता है, तो इसलिए आकाश को मुलायम बनाते हुए इन पंक्तियों में स्पर्श दृश्य बिंब होगा। और अभ्यास प्रश्नों से संबंधित आपका चौथा प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो इसका उत्तर है, कपास व बच्चों के मध्य गहरा संबंध है। कपास हल्की, मुलायम, गद्देदार व चोट सहने में सक्षम होती है। कपास की प्रकृति भी निर्मल व निश्चल होती है। इसी तरह बच्चे भी कोमल व निश्चल स्वभाव के होते हैं।
उनमें चोट सहने की क्षमता भी होती है। उनका शरीर भी हल्का व मुलायम होता है। कपास बच्चों की कोमल भावनाओं व उनकी मासूमियत का प्रतीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी आप आशय प्रकट कर सकते हैं। आपका 5वां प्रश्न है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है? तो इसका उत्तर है, पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं की परिचायिका है। जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का मन भी उड़ता है। पतंग उड़ाते समय बच्चे अत्यधिक उत्साहित होते हैं। पतंग की तरह बाल मन भी हिलोरे लेता है, वह भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। इस कार्य में बच्चे रास्ते की कठिनाइयों को भी ध्यान नहीं रखते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का आप उत्तर लिख सकते हैं। पाठ्यपुस्तक से संबंधित आपका 6वां तथा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अ है, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। ब है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो इन पंक्तियों से आपका प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य है कि जब बच्चे ऊंची पतंगे उड़ाते हैं तो वे विभिन्न दिशाओं तक ऊंचाई तक जाती हैं। तब ऐसा प्रतीत होता है मानो बच्चों की किलकारियों से दिशाएं मृदंग की तरह बज रही हों, अर्थात उनके पैरों के दौड़ने से, धमा चौकड़ी से दिशाएं मानो मृदंग की तरह बज रही हों। और इसका दूसरा प्रश्न है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? तो इसका उत्तर है, जब पतंग सामने हो तो छत कठोर नहीं लगती, क्योंकि पैरों में अनजानी थिरकन भर जाती है। छत पर दौड़ते हुए ऐसा लगता है मानो हम किसी मुलायम घास पर दौड़ रहे हों, किसी मुलायम कपास पर दौड़ रहे हों। और तीसरा है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? तो इसका भाव है, यदि जीवन में खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर लिया हो तो दुनिया की चुनौतियों का सामना करने में कोई कठिनाई नहीं होती। मुझे बहुत सहजता महसूस होती है। खतरनाक परिस्थितियों के आगे दुनिया की चुनौतियां स्वयं ही छोटी पड़ जाती हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी आप भाव लिखकर अपने उत्तर की पुष्टि कर सकते हैं। तो बच्चों, ये तो था पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। अब बात करते हैं कविता के आसपास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन पर भी परिचर्चा करते हैं। तो कविता के आसपास महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपका प्रश्न है, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं? लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मेरा मन खुशी से भर जाता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में भी पतंगों की तरह अनगिनत रंग होने चाहिए ताकि मैं भरपूर जीवन जी सकूं। मैं भी पतंग की तरह खुले आसमान में उड़ना चाहता हूं। मैं भी नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी उत्तर लिख सकते हैं। और अगला प्रश्न है आपका, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है? तो इसका आशय है, रोमांचित शरीर का संगीत जीवन की लय से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य किसी कार्य में पूरी तरह लीन हो जाता है तो उसके शरीर में अद्भुत रोमांच व संगीत पैदा होता है। वह एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है। मन के अनुकूल कार्य करने से हमारा शरीर भी उसी लय से कार्य करता है। इस प्रकार कविता के आसपास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी थे जिनका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके अवश्य कर दें, जिससे कि हमारी सभी एजुकेशनल वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।